Hi students, welcome to our series as we have just started with a very important part, NCERT class 6th. So today we will be moving towards the part 2. आज हम part 2 में आपका स्वागत है. अब इस part 2 में प्लीज़ बिफोर आई मूव, अगर आपको ये पूरे बुक के नोट्स चाहिए तो आप मेरे से सिर्फ 79 रुपीज़ में ये नोट्स ले सकते हैं. इस नंबर पे मेरे से चैट करके 9821511909. और ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं NEP की NCERT से. प्लीज़ NEP की NCERT क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ है. गो थ्रू विद दैट एंड देन यू विल गेट टू नो कि NEP भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी तुम्हें बहुत सारे जो हमारे न्यू एजुकेशनिस्ट अभी जो व्हाट आई से टू देम, जो नए नए कोचिंग मटेरियल बने हैं और नए नए टीचर्स बने हैं, वो तुम्हें बोल रहे हैं NEP मत पढ़ो, ओल्ड वाली पढ़ो. ओल्ड में मटेरियल ज़्यादा है, मटेरियल तुम्हें मिल जाएगा, बट NEP वाले स्टेटमेंट्स फैक्ट एनालिसिस नहीं मिलेंगे. सो जस्ट गो एंड फॉलो दिस अप. Now, let's start with the very chapter 2. Chapter 2 is actually opening with another quotation. The ocean is everything. It covers 7/10 of the terrestrial globe. So we know that it is actually covering the 7/10 of the terrestrial globe. So ocean plays a very important role because it is one of the important supporters of the life. Now, it is an immensely desert where man is never lonely for he feels like. ये एक ऐसा पार्ट है, लाइक ये डेजर्ट नहीं है. तो जब हम ओशंस की बात कर रहे हैं तो ओशन इज़ प्रोवाइडिंग दैट होराइजन जहाँ पे इंसान अकेला नहीं है. इट इज़ एक्चुअली गिविंग दी कंपनी. यू नो, आजकल बहुत लोग गोवा या सिर्फ साइट सीइंग करने जाते हैं. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पार्ट्स इट सेल्फ. सो द प्लानट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, द प्लानट इज़ नोन एज द ब्लू प्लानट. वाई? बिकॉज एक्चुअली वाटर कलर इज़ नॉट ब्लू. अगर ब्लू देखो तो पानी का कलर तो ट्रांसपेरेंट है. सो वाई वी आर कॉलिंग इट ब्लू? बिकॉज अर्थ लुक्स blue from the space and that blue actually is reflecting the water. That's why everywhere whenever you are painting water you used to paint it blue. So among 3/4 of the earth surface, जब हम 7/10 कह रहे हैं oceans है, तो जो earth का surface है वो 3/4 is covered with the water itself and that's why it is called as the blue planet. The largest water bodies we know, there are no doubt, ocean is just one water body. Please do remember this, that there are other water bodies as well, but the largest water body is ocean. That's why the chapter names on the ocean. But this is not just a one aspect. Other color, like whenever we are talking about land mass, land कैसा दिखता है? That looks like brown. So whenever we will seeing that mixture, that is somewhere visible to us. हम देखते हैं कि उसके बाद बहुत पहले क्या था. यू पीपल आर अवेयर ऑफ इट कि द इंटायर प्लानट, ऑन द इंटायर अर्थ ऑल द कंट्रीज आर एक्चुअली जस्ट अ वन एंटिटी. ये सब एक ही था. बाय द टाइम इट स्टार्टेड डिवाइडिंग इनटू द डिफरेंट पार्ट्स एंड दैट बिकम्स द continent and that continent is the landmass and that is something we will be seeing it. And now we have the white space. If you see on the earth here also you will be seeing a lot of white spaces there. That is clouds. So brown is landmass, blue is water, and this is how your earth looks from the space. And that is why whenever we are seeing anything like a color, हम जब भी ऐसे कोई कलर देखते हैं वो तभी समझते हैं. बट एक और चीज़ है, आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अब ये करंट अफेयर से भी देखो, हमारा जो एम्बलम है इंडियन नेवी का वो भी क्या है? ब्लू है. वो ब्लू क्यों है? उसमें जो मोटो दिया गया है वो है सम नो वरुणा और शाम नो वरुणा, मतलब बी ऑस्पिशियस टू अस, कि हमारे लिए पानी कभी कोई खतरनाक ना हो. ये मंत्र वैदिक, उसमें जो वरुण गॉड हैं वैदिक डेटी में दिया जाता है कि आसमान को प्रे करेंगे. नेवी समवेयर जब हम वाटर और स्काई को प्रे करते हैं तो हम उसके लिए मंत्र देते हैं और इसीलिए ये ब्लू है. सी, एक चैप्टर को तुम पढ़ते हो तो उसकी कितनी बियॉन्ड तुम उसकी अंडरस्टैंडिंग पा सकते हो. नाउ वी ऑल नो दैट वी हैव 5 ओशंस, बट आई फाइंड आउट मेरे बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कोचिंग्स में ये 5 ओशंस ही नहीं पता होते. सो इसीलिए मैं बोलती हूँ किसी भी कोचिंग में जाने से बेटर है पहले खुद पढ़ना सीखो. सो हमारे 5 क्वेश्चंस कौन से हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन. सो दीज आर द 5 ओशन जिसने पूरे ये लैंड मास को
डिवाइड किया हुआ है। अगर ये ना हो तो लैंड मास हमारा डिवाइडेड है ही नहीं। सो सी वाटर इनके अंदर कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है और इसी तरीके से ओशंस जो है वो रिच सस्टेनिंग बनते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं। मिनरल रिसोर्स के साथ ही हम देखते हैं इनके अंदर फ्लोरा भी है और मरीन फौना भी है। फ्लोरा प्लांट्स को कहते हैं जो मरीन फ्लोरा है, और फौना हम देखते हैं जितने भी एनिमल्स हैं लाइक फिश, डॉल्फिन्स, वेल्स। सो जो मरीन फौना भी हमें यहाँ पाया जाता है। सो एवरी पार्ट हम देखते हैं जो भी आपका ओशन का है वो सन के द्वारा सनलिट होता है डार्क डेप्थ्स में भी। तो हर जगह ऐसा कोई पार्ट नहीं है अर्थ का जहाँ पे सन नहीं जाता। बट सबसे इंपॉर्टेंट अब तुम्हारे लिए कुछ फैक्ट्स, ये टेबल मैंने तुम्हें बना के दे दिया, इसीलिए कह रही हूँ कि ये नोट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मैंने क्या बनाया, मैं अब सीरीज़ बनाऊंगी। मैं सीरीज़ बनाऊंगी जहाँ पे तुम्हारे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। मेरी गारंटी है 5 एनसीईआरटी करो, फिर PYQ करो और फिर कुछ भी करो। ग्रेजुएशन में हो, कोई कोचिंग नहीं लेना चाहते, लेने की ज़रूरत भी नहीं है, पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो मरीन जब भी अब ओशन और वाटर से रिलेटेड है उसको बोला जाता है। फ्लोरा हम प्लांट से बोलते हैं और फौना हम एनिमल से बोलते हैं। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा लार्जेस्ट है और ये कौन से में आपको पता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये इन दोनों में पड़ता है। अटलांटिक सेकेंड है, इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट है, साउदर्न ओशन फोर्थ है, ये साउदर्न में है। ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज़ द साउदर्न ओशन, ठीक है, दिस इज़ द पैसिफिक ओशन, दिस इज़ द अटलांटिक ओशन। सो अल्टीमेटली आपको क्लियरली ये इजीली विजिबल है। और आप देखिए ये स्मॉलेस्ट ओशन है, ये आपका आर्कटिक ओशन। तो साउदर्न ओशन जो आप देख सकते हो वो कौन सा है, जस्ट सी, ये आपका अटलांटिक ओशन है, ये आपका अटलांटिक ओशन और ये आपका आर्कटिक ओशन है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सॉरी आई जस्ट मिस्टेकनली सेड दिस इज द साउदर्न ओशन। सो लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये आपको क्लियर हो गया नाउ। तुम्हें पता है कि ग्लोब है, ग्लोब के नॉर्थ में हमारा आर्कटिक है, साउथ में साउदर्न ओशन है, देन वी हैव पैसिफिक, देन वी हैव इंडियन ओशन दैट इज़ द थर्ड वन, देन वी हैव अटलांटिक ओशन। ये 5 ओशन तुम्हारे माइंड में अच्छे से बैठे होने चाहिए। नाउ व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, सो ओशंस आर ऑल्सो नोन फॉर देयर डिजास्टर्स। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लोग हैं जो स्टॉर्म और सुनामी लाते हैं। साइक्लोन कब आता है, जब कहीं भी आप देखोगे एक स्टॉर्म हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रेनफॉल हुई, रेनफॉल और विंड के साथ जब मिलेगा तब आपका क्या आएगा, साइक्लोन। पानी का आपको पता है ऐसे 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 साइक्लोन आता है, रेन एंड विंड मिल जाएगी। अगर बट सुनामी कब आएगी, सुनामी आएगी जब सरफेस लेवल पे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी और टेक्टोनिक प्लेट्स हिला के वाटर का फ्लो कर देंगी, दैट क्रिएट्स अ सुनामी। Now let's understand one thing. Whenever we are talking about this, clouds कैसे फॉर्म होते हैं? Clouds are the ones who bring rain to the continent. आपको पता है, आप लोगों ने पहले बचपन में भी पढ़ा था, पर evaporation, precipitation, okay. So when we are talking about this, so वो क्लाउड्स हैं जो कॉन्टिनेंट में लेके आते हैं और यही मानसून लेके आते हैं। इंडिया में सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है, केरला में। बट प्लीज़ याद रखना, इंडिया मेनलैंड में केरला में आता है, वैसे इंडिया में कहाँ आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे पहले मॉनसून आता है। डोंट मिस्टेक विद दिस। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस। अब क्यों हमें चाहिए, बिकॉज एक्चुअली में क्लाउड शो आपके लिए वाटर लेके आ रहे हैं, रेन वाटर ला रहे हैं, उसी से आप इरिगेशन कर रहे हो, इरिगेशन से आप एग्रीकल्चर कर रहे हो और एग्रीकल्चर ही है जो तुम्हारी स्टेपल डाइट पॉसिबल कर पा रहा है। सो अगर ये नहीं होगा देन पूरी जो लाइफ है वो सफ़र करेगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें ओशन की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए और ओशन के साथ साथ तुम्हें क्लाउड्स की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। अब ओशंस जो हैं अभी हमने बोला वो स्टॉर्म्स लेके आते हैं, वो साइक्लॉन्स लेके आते हैं। सुनामी मैंने तुम्हें अभी बताया। सुनामीज़ क्या है आपको पता है, थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हैं जो कोस्टल एरियाज़ को वो है सबमर्ज कर देती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सुनामी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो इस NEP में मेंशन की गई है। अब क्या होगा, ओल्ड वाली फॉलो करोगे तो तुम्हें पता नहीं होगा नए पैटर्न में क्या चीज़ डाली गई है। अब देखिए 26 दिसंबर 2024 में हम देखते हैं कि 13 कंट्रीज़ में, सो जो इंडिया और 13 कंट्रीज़ में सुनामी हुई थी। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करी और इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सारे नेशंस को इफेक्ट इस पे आया। ऑलमोस्ट 2 लाख पीपल की लाइफ्स में ख़त्म हो गई। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हम देखते हैं, तमिलनाडु और केरला, ये 3 स्टेट्स थी जहाँ सिवियरली इफेक्ट होती है और डैमेज सबसे ज़्यादा होता है। नाउ
कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? कॉन्टिनेंट्स की जब हम बात करें तो कॉन्टिनेंट्स आपको बात करना है, इट इज़ नॉट वेरी सिंपल टू फिक्स। क्यों? क्योंकि ये हम अपनी चॉइस पे नहीं किया। आपको एक बात समझना है कि देयर आर सम पीपल कॉल इट एज 4, सम पीपल कॉल इट एज इवन 7। अब हो गए, हमने तो बचपन में 7 ही पढ़ा था, बट ये 4 कहाँ से आया? देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, अमेरिका और जनरली टू सेपरेट कॉन्टिनेंट्स, बट क्यों? क्योंकि वो एक ही लैंड मास में है, तो इसीलिए कई लोग इसको एक मान लेते हैं। ठीक है, अब यूरोप और एशिया में देखो तो यूरोप और एशिया भी एक ही हैं, बट आपको पता है पॉलिटिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने उसको तो अलग कॉन्टिनेंट्स मान लिए, तो ये 2 बिकम्स 4। इसीलिए जियोलॉजिस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट क्या कहते हैं? बेसिकली दे कॉल्ड इट एज अ यूरेशिया। वाई यूरेशिया? बिकॉज यूरोप प्लस एशिया, ये एक दूसरे से जो इनका लैंड है वो जुड़ा हुआ है। बिकॉज जब आपका लैंड जुड़ा हुआ है देन हाउ कैन यू कॉल्ड इट एज? सो अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली 2 कॉन्टिनेंट्स, बट इनको भी एक ही माना जाता है। तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया एक, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका 2। तो बेसिकली इसी तरीके से वर्ल्ड डिवाइडेड आज भी ये इसीलिए एक ही माना जा रहा है। बट सिंस ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, हम जब ये बात करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स ही मोस्टली रिकॉग्नाइज्ड है। तो 4 कॉन्टिनेंट्स, 5 कॉन्टिनेंट्स, 6 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स, आपको ये काउंट पता होना चाहिए और इसमें क्या क्या कौन कौन गिना जा रहा है। बट दिस वॉज द मोस्ट वाइडली यूज, बट ये अकेला नहीं है, अलग अलग जियोलॉजिस्ट इस अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं और आपको ये सारी पता होनी चाहिए। अच्छा, ओलंपिक्स में 5 रिंग्स होते हैं। अब ये 5 रिंग्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरीके से हम 5 इनहैबिटेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। 5 कौन थे? 7 नहीं ले रहे, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। अमेरिका को इन्होंने एक ही मान लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। सो वेरी इंपॉर्टेंटली इस तरीके से वो डिवाइड करते हैं पूरा कॉन्टिनेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि वो ओलंपिक्स पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि हम 5 टाइप के, 5 प्रकार के 5 इनहैबिटेंट्स हैं, दैट इज़ देयर। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसी से रिलेटेड था, सुनामी से। तो ये सब कुछ मैनेज इंडिया में कौन करता है? एनडीए में। Another important part which you have to understand is relative size of the continents. So आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो स्क्वायर है, दैट मीन्स एरिया क्या है वहाँ पे इक्वल है। ओके, सो अगर आप ये वाला आप देख सकते हो कि ये 4 ब्लॉक्स हैं, इतने आप ब्लॉक्स लेके आओगे तो आप उतने लगा सकते हो। तो आपको एटलीस्ट रिलेटिव साइज़ का कुछ इससे आइडिया होना चाहिए। आपको इससे रिलेटिव साइज़ समझ में आएगा, ये एक्चुअल शेप नहीं है बट एरिया समझ में आएगा कौन कितना बड़ा है। सो यू कैन सी इट, एशिया इज़ द लार्जेस्ट वन। नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो अंटार्कटिका से भी ज़्यादा बड़ा है। देन अफ्रीका यू नो इज़ बिगर देन नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका, सेकेंड लार्जेस्ट यही है, ठीक है। एंड उसके बाद हम स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट वी नो ऑस्ट्रेलिया, देन यूरोप, देन अंटार्कटिका, then we have South America, then we have North America, then Africa and then finally Asia. So इस तरीके से तुम्हें ये ऑर्डर भी पता होना चाहिए, ब्लॉक्स पता होने चाहिए कौन सा कितना बड़ा है। ये इसलिए प्रेजेंटेशन तुम्हारे एनसीईआरटी में दी गई है। सो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तो तुम्हें ब्लॉक्स से समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है यहाँ पे। अब आइलैंड्स क्या होते हैं? ये सबसे बड़ी बात, ये लैंड का पार्ट नहीं होते हैं। स्मॉलर पीसेज जो लैंड होते हैं जो अकेले रह जाते हैं, दैट इज़ दी आइलैंड। तो आइलैंड जो है वो स्मॉलर पीसेस होगा और वो सारी ही साइड से पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि आप देखो कि ग्रीनलैंड है वो सबसे बड़ा आइलैंड है, वो चारों साइड से पानी से भरा हुआ है। इंडिया के पास हम देखते हैं 1300 ऐसे छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसको हमने ग्रुप करके बोल दिया, और लक्षद्वीप आइलैंड्स इनके ग्रुप्स को ही बोलते हैं। और लैक्स ऑफ आइलैंड्स हैं जो इतने 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 छोटे छोटे साइज़ के जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। अब इट वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुमने साउदर्न ओशन के पास देखा था एक अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है 1981 में इंडिया एंटार्कटिका प्रोग्राम किया था। अब हम बोलते हैं करंट अफेयर नहीं मिलते, न्यूज़ नहीं मिलती, घटना चक्र लेना है, भाई सबसे पहले तो एनसीईआरटी लेनी है। तो ये देखो कितने सही सही फैक्ट्स इसी में दिए हुए हैं। इंडिया एंटार्कटिका प्रोग्राम हुआ था जो एक्सप्लोर कर रहे थे अंटार्कटिका को, कि अंटार्कटिका एक बहुत कोल्ड क्लाइमेट है और हार्श एनवायरनमेंट उसका है। दिस हैपेंड इन 1981। 1983 में एक
पूरी साइंटिफिक टीम इसके लिए, और बेस स्टेशन भी यहाँ पे बनता है जिसको बोलते हैं दक्षिण गंगोत्री, और इसमें ऑलमोस्ट 40 टीम्स इंडिया के साइंटिस्ट की हमारी जाती हैं, और इस 40 की टीम्स में ये बताती है कि कैसे वहाँ का क्लाइमेट का एवोल्यूशन हो रहा है, हम उसको क्योर कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसमें मेथड्स इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है दैट इज़ ओशन एंड लाइफ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ओशन का लाइफ से क्या है, वहाँ पे अभी आपने बोला कि एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं। अब जब ये एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं, हमने बात किया फ्लोरा एंड फौना, तो फ्लोरा बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ साइकिल के लिए, सस्टेन करने के लिए। सो ओशंस जो है वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, जब तक रेन आएगी तो ही कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन, ये तीनों प्रोसेस होगा तो वाटर, ओशन का वाटर है वो रिसाइकिल होता रहेगा, और यही वाटर साइकिल हम देखते हैं अलग अलग जगहों पे जाके पड़ती है। विदाउट ओशन देयर वुड बी नो रेनफॉल। अगर ओशन सूख जाएंगे तो रेनफॉल भी नहीं होगी, और रेनफॉल नहीं होगी तो अर्थ बिल्कुल डेजर्ट बन जाएगा, एग्रीकल्चर होगा नहीं और लाइफ ख़त्म हो जाएगी। सो हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो इवन क्या होता है ओशन से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और ये ऑक्सीजन क्यों कैसे मिलती है, तुम तो कहोगे कि मुझे प्लांट से मिलती है, बट वहाँ पे भी तो प्लांट्स रहते हैं, तो वो इसीलिए हमें प्लानट के लंग्स बोले जाते हैं। ओशन एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। जब ओशन क्या है कि आप देखिए कि बहुत सारी सस्टेनिंग लाइफ, एक तो सिर्फ फ्लोरा को नहीं स्पेस दे रहे, वो फौना को भी स्पेस दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ है, बैक्टीरिया है जो यहीं पे अपनी लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत टाइम से ये ओशन और सीज़ क्या बन जाती हैं, चैनल्स ऑफ माइग्रेशन भी बन सकते हैं। तो आपको पता है कि कॉलोनियल वॉयजेस हुए थे, इवन यूरोप कभी इंडिया आ ही नहीं पाता अगर ये ओशंस ना होते। तो ये ओशंस मीडियम बनते हैं कि किस तरीके से वो एक देश से आप दूसरी देश में जा सकते हो। ओशंस के पास जो कोस्टल पीपल है या हम टेल्स एंड लेजेंड्स इनकी सुन पाते हैं, वो बेटर तरीके से आप तभी इसमें समझ पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम ओशंस की बात करें तो क्या ओशन भी थ्रेट में है? यस, यूनाइटेड नेशन 8 जून को वो स्पेसिफिकली क्या बनाती है, वर्ल्ड ओशन डे। अब देखो तुम लोग क्या करते हो, यहाँ पे एक प्लीज़ यूपीएससी के स्टूडेंट एक चीज़ समझना, वो क्या करेंगे, कोई किताब उठा लेते हैं और उसमें लिखे होते हैं ना सारे डेज, समझ में ही नहीं आएगा। तो भी समझना पड़ेगा यूएन ने क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि ये एक थ्रेट में आने लग गया था। यहाँ पे सेंस ये इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि तो लंग्स है, यहीं से ऑक्सीजन मिल रहा है, यहीं से फूड मिल रहा है, यहीं से पानी मिल रहा है। अब इनके ऊपर खतरा है, क्यों, क्योंकि हम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे हम इनका वेस्ट वहाँ पे डाल रहे हैं, बायोस्फीयर ये मेंटेन कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट वो भी इसमें जाता है, चोकिंग मरीन, तो जहाँ पे जो मरीन है ये प्लांट्स हैं इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, हमने बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग कर दी, तो अल्टीमेटली एक्सेसिबिलिटी होने के कारण ये एक डेंजर बन चुका है। तो जून 8 को अवेयरनेस फैलाने के लिए यूएन ने ओशन डे मनाया गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप समझेंगे कि ये आपको इम्पॉर्टेंटली समझना पड़ेगा। अब आप समझो इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से पॉइंटर्स कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एंड में इसको समझेंगे। अगर हम प्रीलिम्स की पॉइंटर्स पढ़ते हैं तो पैसिफिक ओशन है वो आपको पता है 1/3 कवर करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें किसको कवर करना है, स्पेसिफिकली बचाना, दैट इज़ पैसिफिक ओशन। ये डीपेस्ट नोन पॉइंट अगर हम देखें तो अर्थ में है, दैट इज़ चैलेंजर्स डीप, जो मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक के पास है, 11,000 मीटर ये डीप पॉइंट है। इंडियन ओशन हमें पता है कि वो कंट्री के नाम पे ही रखा गया है। देन साथ की आपको इम्पोर्टेंट क्या है, ग्रीनलैंड अपने बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। देन देयर इज़ ज़ीलैंडिया जो न्यूजीलैंड के पास है और उसको प्रपोज किया जा रहा है कि इसको भी कॉन्टिनेंट बनाओ। देन यू हैव टू ऑल्सो नो आर्कटिक ओशन की अगर हम बात करें तो वो स्मॉलेस्ट और शैलोएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा कम डीप है ये। इंडिया की अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये 2 पोलर रीजन्स हैं जिसमें इंडिया ने स्पेसिफिकली काम किया है। इंडिया ने अभी आपको मैंने पढ़ाया दक्षिण गंगोत्री भेजी, और जब हम आर्कटिक की बात करते हैं तो आर्कटिक में भी हम देखते हैं हिमाद्री नाम की नॉर्वे में 2008 में भेजी। और इंडिया अंटार्कटिका एक्ट भी बना जब इन्होंने ट्रीटी साइन की कि हम अब अंटार्कटिक को सेव करेंगे, अंटार्कटिक के ऊपर मिशंस और एक्ट्स और सेवियर साइंटिफिक डेवलपमेंट चलाएंगे। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो मैंने तुम्हें लिए एक प्लैक कार्ड बना दिए जिससे कि
तुम समझ पाओ। एनडीए में तुम्हें बताया था प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं और जितनी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली वो खुद ही डील करेंगे। देन देयर इज़ एन इनक्वेस्ट जो सुनामी से रिलेटेड है। देन देयर इज़ अ सेंदाई फ्रेमवर्क जो इस पूरे चैप्टर में रेफ़र किया गया है 2015 से 30। अब एक और इम्पॉर्टेंट मैंने क्या किया है, मैंने जो तुम्हारे ट्रू फॉल्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैंने उसको भी इसमें कवर करके डाल दिया, सो तुम्हें बुक्स में दोबारा वापस ना जाना पड़े। जिन बच्चों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, सो मैंने उनके लिए एक वन प्रॉपर सॉल्यूशन दे दिया है। ये कुछ मैंने की टर्म्स डाली हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब कहोगे मैम क्या ही है, तुम्हें पता है, बट तुम्हें डेफिनेशन के ये कीवर्ड्स है जो प्रॉपर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। रैंकर्स ऑलरेडी पहले भी दिए थे, पता होना चाहिए कौन 2, 3, 4, 5, 6, 7 आइलैंड कॉन्टिनेंट्स बोल रहा है। तो सारी तुम्हें टर्म्स, अभी तुम्हें ये नहीं कह रही कि कोई जियोलॉजिस्ट पढ़ो, बट एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग तुम्हें होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगेन आई एम सेइंग, अगर तुम्हें पूरे इसके नोट्स बने बनाए चाहिए तो तुम मुझे इस नंबर पे आके पिंग करना एंड आई विल बी एबल टू डील विद इट। थैंक यू गाइस।